हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। 17 तोपों की सलामी के साथ बेटियों ने दी मुखाग्नि। आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी नायक शहीद वीर नारायण सिंह को याद कर रहा है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री ने रायपुर के जय स्तंभ चौक पर शहीद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया जन घोषणा पत्र। आवासीय पट्टा, फ्री होल्ड चिकित्सा सुविधा जैसे 30 वादे किए। और बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 40 नए मामले मिले। उपचाररत मरीजों की संख्या बढ़कर 352 तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार पुणे सैनिक सम्मान के साथ कर दिया गया। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अंतिम विदाई में जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर रखा गया था। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार सुबह से ही उनके सरकारी आवास पर लोगों की भीड़ लगी रही। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी जनरल रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच गए हैं, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में हो रहे नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित वरिष्ठ नेताओं ने 30 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र का अनावरण किया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस दस्तावेज में जमीन का पट्टा देने, जमीन पर मालिकाना हक देने जैसे वायदे किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से नगरीय जन घोषणा पत्र 2021 अभी आप सबके सामने इसको जारी किया गया है। इसमें जो प्रमुख रूप से 30 बिंदुओं को शामिल किया गया है। पहला, इसमें सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काफी संलग्न अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। दूसरे में है, सभी नगरीय निकाय में भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तीसरे में है, शहर के घने बसाहट वाले क्षेत्रों में बसे बाजारों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शहर की बाहरी सीमाओं में बसाहट हेतु कार्य किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ये जन घोषणा पत्र जनता की आकांक्षाओं के आधार पर बना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन घोषणाओं को जरूर पूरा करेगी। रविंद्र चौबे साहब, उनके अनुभव के हिसाब से जिस तरह से जो जन नगरीय घोषणा पत्र बना है, हम जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों के अनुसार हमारी घोषणा पत्र बनी है और उस घोषणा पत्र को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। प्रदेश के चुनाव वाले शहरों में 20 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उसी दिन परिणामों की घोषणा भी होगी। ये चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी नायक शहीद वीर नारायण सिंह को याद कर रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद वीर नारायण सिंह के जन्म स्थान सोनाखान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृतियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। और एक बड़ी बात, आखिरी बात कही कि मैं जाना चाहता हूं, हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जैन सोनाखान के सपूत, हमारे छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत जिला जय स्तंभ रायपुर में वो फांसी टांगे गिरी से, वो जय स्तंभ चौक के पास ही बहुत सुंदर ढंग से उधर जगह है, ऐसे आदम का प्रतिमा वो जय स्तंभ चौक में लगाया जाए कि अगर मैं घोषणा करा था। जब विश्व आदिवासी दिवस मनाबे हो मना 9 अगस्त के, तब तो फिर टेकाम साहब भी रही, कवासी लखनऊ भी रही और हमारे सब साथी में रही और भव्य मूर्ति को कर अनावरण कर वो हमारा जय स्तंभ चौक में जिन हमारे सम्मान है, हमारे सपूत छत्तीसगढ़ मातारी के बहुत शानदार ढंग से मूर्ति की स्थापना जय स्तंभ चौक में हमन करबो। यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, चौक तो रहबे करी, वो करे बगल में ओकर भव्य मूर्ति बनी, हमन जगह देख डरे हैं और वो जगह में निर्माण हमन करबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनाखान को तहसील बनाने की भी घोषणा की है। इससे पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद वीर नारायण की स्मृति को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने गरीबों की भलाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। कल प्रदेश भर में 40 नए लोगों में संक्रमण का पता चला है। किसी मरीज की मौत की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 352 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को दिन भर में 25,999 नमूनों की जांच हुई। इसमें 40 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे अधिक 9 मरीज रायगढ़ और कोरबा जिलों में मिले हैं। रायपुर में 6 और धमतरी बिलासपुर जिलों में 3-3 मरीजों का पता चला है। अभी प्रदेश में सबसे अधिक 57 एक्टिव केस रायपुर जिले में हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,503 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 94,000 लोगों का उपचार चल रहा है। इधर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी जारी है। देश में अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 74,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दुर्ग जिले के स्कूलों में भी बच्चे जुड़वा राज्य गुजरात के इतिहास, कला और संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। स्कूलों में सामान्य कक्षाओं के साथ गुजरात की भाषा, संस्कृति और लिपि की भी जानकारी दी जा रही है। बच्चों को गुजरात की वर्णमाला, गीत, कहावतों, संगीत, रंगमंच आदि की जानकारी दी जा रही है। दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि इन गतिविधियों से बच्चों को इतिहास और संस्कृति की समझ बढ़ेगी। एक भारत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पेयर स्टेट बनाए गए हैं, जोड़ी स्टेट बनाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का जुड़वा स्टेट गुजरात है, जहां एक दूसरे की कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे के रीति रिवाज, ये सबको जानने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए सभी स्कूलों में ऐसे क्लब का गठन किया गया है और सभी स्कूलों में एक्टिविटी हो रही है।
और अब निश्चित रूप से इस अभियान से बच्चों में हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको जानने, समझने और परखने का मौका मिलेगा। आदर्श शासकीय कन्या उच्चतर स्कूल की शिक्षिका सुजाता अग्रवाल ने बताया कि स्कूल में गुजरात से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बहुत सारे प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया। चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग है, भाषण है और गुजरात की संस्कृति है, गुजरात का खान पान है, गुजरात के महानुभव जो है, महापुरुष हैं, उनकी जानकारी दी गई बच्चों को। उससे संबंधित चित्रकला का आयोजन किया गया और भी बहुत सारे अन्य कार्यक्रम करवाए गए जिनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला के समान गुजराती वर्णमाला का भी प्रारंभिक परिचय दिया गया। बच्चों में उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने गुजराती वर्णमाला में भी रुचि ली। गुजरात से जुड़ी जानकारियां हासिल करने का उत्साह स्कूली बच्चों में भी दिख रहा है। गुजराती भाषा के बारे में हमने गुजराती के खान पान के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, महापुरुषों के बारे में, वहाँ की क्रिकेटर्स, अभिनेता, नेता, इन सब के बारे में सीखा। उनके जन्म स्थान कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब जाना है। केंद्र सरकार स्कूल कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन कर रही है। इसके तहत दुर्ग जिले के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी ऐसे क्लब बनाए गए हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन ने जिला खनिज न्यास मद से 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू और कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कलेक्ट्रेट परिसर से इन एम्बुलेंस को रवाना किया। विधायक ने कहा कि इस एम्बुलेंस से क्षेत्र की जनता को अस्पताल पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में आज जल उपयोगिता समिति की बैठक हुई। बताया गया है कि संभाग के बृहद, मध्यम और लघु जलाशयों में पेयजल, निस्तारी, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के लिए 78.72% पानी उपलब्ध है। इस वर्ष रबी सीजन में 68,178 हेक्टेयर खेतों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण के बारे में। आज हम स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 1857 को शहीद हुए थे। नारायण सिंह को बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने 1857 में छत्तीसगढ़ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान क्षेत्र में हुआ। व्यापारियों को लूटने और उनका माल अकाल पीड़ित गरीबों को वितरित करने के लिए 1856 में अंग्रेजों ने नारायण को गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 अगस्त 1857 को वे जेल तोड़कर अपने गृहनगर पहुंच गए। वहां नारायण ने 500 लोगों की सेना बनाई। सेना को कुचलने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश फौज भेजी गई। अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। रायपुर में शहीद नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम उन्हीं की याद में रखा गया है। महान स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को शत शत नमन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।